वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व एवं नियोजन, लीडरशिप एंड प्लानिंग इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेतृत्व क्या है और नियोजन क्या है। नेतृत्व का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए लीडर करना, और नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। तो नेतृत्व क्या है? किसी भी एरिया में नेतृत्व प्रदान करना, किस कार्य को किस तरह करना है। और नियोजन यानी प्लानिंग का अर्थ है कि उसकी क्या रूपरेखा बनाए, किस तरह से उस कार्य को हमें प्रोसीड करना है, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं या नियोजन करते हैं। यदि बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की, तो नेतृत्व और नियोजन जो है वो शिक्षा प्रशासन के आधारभूत दो घटक हैं। तो प्रभावशाली नेता किसी भी आधारभूत या दुर्लभ प्रभावशाली नेता जो होता है वो किसी भी उद्यम या फैक्ट्री का आधारभूत एवं दुर्लभ संसाधन है। तो नेता संस्था में कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर आवश्यकता और या फिर टेक्नोलॉजी तथा सभी उपलब्ध संसाधनों की सहायता से संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करता है। नेता क्या होता है कि सभी व्यक्तियों के साथ मिलकर वहाँ के टेक्नोलॉजी और सभी उपलब्ध संसाधनों के साथ संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। शैक्षिक प्रशासन में भी नेतृत्व को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। दूसरी ओर शिक्षा प्रशासन में नियोजन ऐसे प्रयासों को और अग्रसित करता है जो शैक्षिक तंत्र में कुछ उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होते हैं। शैक्षिक नेतृत्व के अर्थ एवं परिभाषा। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति का जनतांत्रिक युक्त तथा सहकर्मियों के हृदय को स्वांग रूप जीतना वाला व्यवहार। जो व्यक्ति शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति या जनतांत्रिक युक्त तथा सहकर्मियों के हृदय को स्वांग रूप से जीतने वाला व्यवहार जो व्यक्तिक और अर्जित गुणों पर आधारित होता है, शैक्षिक नेतृत्व कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता शब्द ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो प्रबंधात्मक पदवी पर हो। शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता क्या होते हैं कि जो प्रबंधात्मक पदवी पर हो, जो या किसी भी चीज़ का मैनेज करते हो, मैनेजमेंट में हो। जैसे विश्वविद्यालय का कुलपति, कॉलेज का प्रधानाचार्य, विभाग का प्रमुख या संस्था का निदेशक, विद्यालय का प्रधान अध्यापक, पर्यवेक्षक, निरीक्षक आदि। ये सब क्या है? कॉलेज के या स्कूल के किसी भी संस्था के प्रबंधक में होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं। तो उन्हें प्रबंधक की या मैनेजमेंट की पदवी पर होता है तो उन्हें नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। तो इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर संस्थागत लक्ष्यों को प्राप्त करने का दायित्व होता है, तब वे नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। मतलब कि ये जो विश्वविद्यालय का कुलपति, कॉलेज के प्रधानाचार्य, विभाग का प्रमुख, ये सब क्या है कि इनका प्रमुख कार्य है संस्थागत लक्ष्यों को प्राप्त करना। ये निरंतर ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं जिससे संस्था का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। तो अतः वे नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, उन्हें नेता भी कहा जाता है। कुड्स एवं डोनेल्स के अनुसार सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है। समान लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है। रॉबर्ट टैबनन के अनुसार नेतृत्व एक परिस्थिति में प्रयुक्त किया गया तथा विशिष्ट लक्ष्यों अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित पारस्परिक प्रभाव है। निष्कर्ष हम यह कह सकते हैं कि नेतृत्व के दो पहलू हैं। प्रथम लक्ष्यों की प्राप्ति करना, द्वितीय व्यक्तियों के साथ कार्य करना। शैक्षिक नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण। प्रभावशाली नेतृत्व की योग्यता प्राप्त करने के लिए नेता में अनेक गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। नेतृत्व गुण वस्तुतः संख्या में इतने अधिक है, इन्हें सरलतापूर्वक गिनाया भी नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति नेतृत्व तभी करता है या नेता तभी बनता है जब उसमें कुछ अनेक या विशिष्ट कोई गुण होता है। बिना इसके तो वो किसी चीज़ का लीडरशिप नहीं कर सकता, ना ही मैनेजमेंट कर सकता है। तो क्या है, अनेक गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। नेतृत्व के गुण वस्तुतः संख्या में इतने अधिक है जिन्हें सरलतापूर्वक गिनाया भी नहीं जा सकता। लीडरशिप के जो गुण होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं जिन्हें सरलतापूर्वक गिनाया नहीं जा सकता। नेता के गुणों के संबंध में FH ऑलपॉट, LL बर्नार्ड, ओटेट,
चार्ल्स बर्ड तथा विद्वानों ने पर्याप्त मनन एवं चिंतन किया है। शैक्षिक नेतृत्व में उन सभी कार्यों को करने की क्षमता होती है जो शिक्षा विभाग तथा शिक्षण संस्थाओं की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। नेतृत्व के जितने गुण पहले बताए जा चुके हैं उनका शैक्षिक नेतृत्व में भी होना आवश्यक है। तो नेतृत्व में क्या है कि अनेक ऐसे महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए जिससे के कारण कोई भी व्यक्ति नेता बनता है। तो शैक्षिक नेतृत्व में क्या है कि वही गुण उसमें भी होने चाहिए। शैक्षिक नेतृत्व या शैक्षिक नेता बनने के लिए भी वही समान गुण या फिर अनगिनत गुण होने चाहिए। शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन तथा पर्यवेक्षण संबंधी सभी कार्य की सफलता वस्तुतः शैक्षिक नेतृत्व पर ही आधारित है। मतलब प्रशासन और पर्यवेक्षण किस तरह किया जाना चाहिए, ये सब की सफलता और प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनेजमेंट सब क्या है, नेतृत्व या शैक्षिक नेतृत्व पर ही आधारित होते हैं। यदि हम नेता के गुण के बारे में बात करें तो नेतृत्व कैसा होना चाहिए? बौद्धिक कुशाग्र शक्ति वाला होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, संयम निर्वाह वाला होना चाहिए, आदर्श चरित्र और संतुलित स्वभाव वाला होना चाहिए, प्रभावात्मक शारीरिक गठन, कल्पना, नैतिक जागरूकता, उत्तरदायित्व, जन संपर्क, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो एक नेता में अवश्य होने चाहिए। शैक्षिक नेतृत्व के कार्यक्षेत्र। शैक्षिक नेतृत्व प्रमुख कार्यों को संपादित करता है। शैक्षिक नेतृत्व के प्रमुख कार्यों के संबंध में भी विद्वानों ने विचार किया है। रेम्से तथा अन्य ने ओहियो विश्वविद्यालय के शिक्षा महाविद्यालय में शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों को निम्नलिखित 9 क्षेत्रों में गिनाया है। पहला, कार्यों के लिए उद्देश्यों को निश्चित करना। दूसरा, नीति आधारित करना। तीसरा, कार्यों का निश्चय करना तथा उनका प्रारूप तैयार करना। प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचों में समन्वय करना। प्रभाव तथा संचालन का मूल्यांकन करना। शिक्षा विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना। ये सब क्या है? शिक्षा या शैक्षिक नेतृत्व के कार्य क्षेत्र हैं। शैक्षिक नेतृत्व की विशेषताएं। किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ विशेषताएं होनी चाहिए या कुछ ऐसा विशेष होता है जो उसे सामान्य से अलग करता है, तो इसीलिए हम उसे विशेषताओं में रखा जाता है। तो भारत की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा क्षेत्र में बहुमुखी उन्नति हुई है। शिक्षा संस्थाओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज के दौर में क्या है कि शिक्षा संस्था की संख्या पहले बहुत कम हुआ करती थी, ज़्यादातर लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी, परंतु आज के दौर में क्या है कि शिक्षा संस्थाओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और शिक्षा क्षेत्र में बहुमुखी उन्नति भी हुई है। शिक्षण संस्थाओं तथा शिक्षा विभागों का दक्षतापूर्वक संचालन करने के लिए योग्य शैक्षिक नेतृत्व की परम आवश्यकता होती है। किसी भी संस्था के विकास के लिए या उसकी बहुमुखी उन्नति के लिए किसी भी योग्य शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। जब वहाँ का नेतृत्व या मैनेजमेंट बेहतर होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं बनाएगा कि अपनी संस्था का कैसे विकास करना है, क्या स्कीम्स चलानी चाहिए या फिर क्या ऐसे कोर्स नए लाना चाहिए जिससे हमारे संस्था की ओर सबका ध्यान आकर्षित हो, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र वहाँ शिक्षा ग्रहण करें तथा उच्च कोटि की दक्षता वाले शिक्षक तथा उच्च कोटि की दक्षता वाले शिक्षक उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करें। तो क्या ये सब कार्य शैक्षिक नेतृत्व का होता है या फिर मैनेजमेंट का होता है? कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है जो निम्नलिखित है। प्रभावशाली व्यक्तित्व, वृत्तिक तथा शैक्षिक ज्ञान, संस्थागत नियोजन का ज्ञान, मानवीय संपर्क कला में दक्षता, उत्तरदायित्व निर्वाह तथा कार्य में निरीक्षण करने की क्षमता, आत्मविश्वास तथा सहयोग प्राप्त करने की क्षमता, आदर्श चरित्र, सहिष्णुता एवं समायोजन, पक्षपात रहित भाषण तथा लेखन कला। ये क्या है? शैक्षिक नेतृत्व में कुछ विशेषताएं उल्लेखित की गई हैं कि मतलब कुछ विशेषताएं जो उन्हें सामान्य से अलग करती हो। जो विशेष होंगे वही तो शैक्षिक नेतृत्व कर सकते हैं ना। अगर सभी कोई कर सकते होते तो फिर लीडरशिप के लिए किसी को रखा ही क्यों जाता? तो क्या जो लीडरशिप करता है उसमें ये विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि प्रभावशाली व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग उसकी बातें सुनते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उनकी बातों को समझे। वृत्तिक तथा शैक्षिक ज्ञान। अब शैक्षिक नेतृत्व हम यदि कर रहे हैं तो संस्था के विकास के लिए या उसकी बहुमुखी उन्नति के लिए क्या है, उसे शैक्षिक ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह के कोर्स आ रहे हैं या छात्र किस तरह के कोर्स ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो क्या इस तरह का शैक्षिक ज्ञान होना
आवश्यक है। संस्थागत नियोजन का ज्ञान क्या है कि संस्था से संबंधित जो नियोजन करना है, जो प्लानिंग, जो रूपरेखा तैयार करनी है, उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। मानवीय संपर्क कला में दक्षता और जो शैक्षिक नेतृत्व या लीडरशिप करता है, उसका क्या है, मानवीय संपर्क में की कला में दक्षता होनी चाहिए, यानी किसी से भी मिले तो उस पर अपनी छाप छोड़ जाए। उत्तरदायित्व, निर्णय तथा कार्य में पहल करने की क्षमता, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कुशलता के साथ करे। यदि उसको कोई काम सौंपा जाए तो अपने उन कार्यों को सफलतापूर्वक कर सके। आत्मविश्वास तथा सहयोग प्राप्त करने की इच्छा, आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। यदि वह स्वयं ही डिप्लोमेटिक या फिर स्वयं ही आत्मविश्वास नहीं होगा उसके अंदर, तो वो छात्रों को कैसे संस्था में आने के लिए प्रभावित कर सकेगी या किसी को अट्रैक्ट कर सकेगा। आदर्श चरित्र, अच्छे गुणों वाला होना चाहिए। सहिष्णुता एवं समायोजन की एक क्षमता होनी चाहिए कि सबको मतलब कि मैनेज करके ले चले। पक्षपात रहित दृष्टिकोण, उसका जो शैक्षिक नेतृत्व या जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या फिर कॉलेज की प्राचार्य हो या फिर स्कूल के प्रधानाचार्य, तो क्या है, उनका दृष्टिकोण पक्षपात होता है, किसी के लिए बायस नहीं होती। अभी तो सही गलत को देखकर मतलब कि साक्ष्यों को देखकर ही फैसला सुनाती है। तो क्या पक्षपात रहित होना चाहिए दृष्टिकोण। भाषण तथा लेखन कला, जब यदि कभी लेक्चर देना पड़े या कुछ लिखने को कहा जाए, तो क्या है, इस कला में इतना दक्ष होना चाहिए कि कहीं पर भी अपनी संस्था से संबंधित भाषण दे सके या कुछ लिख सके। नेतृत्व शैली, नेतृत्व शैली से आशय उस प्रक्रिया से है जो किसी संस्था में किसी विषय पर निर्णय करने के लिए अपनाई जाती है। नेतृत्व के सिद्धांत की ही तरह यह आवश्यक नहीं है कि एक शैली समस्त प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम हो। विभिन्न प्रकार के नेतृत्व में भिन्न भिन्न प्रकार की शैली अपनाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि नेतृत्व शैली वो है जो कि किसी भी संस्था के विषय में जो कोई भी खास निर्णय होता है उसके लिए अपनाई जाती है कि किस परिस्थिति में किस तरह की शैली या किस तरह का निर्णय लेना है, तो वो निर्णय उन शैलियों के आधार पर लिया जाता है। तो कुछ प्रमुख शैलियों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला, तानाशाही या निरंकुश प्रक्रिया। इस श्रेणी में दो प्रकार की नेतृत्व शैलियां हैं। पहला, नेता या प्रबंधक उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग करके निर्णय लेता है। दूसरा, नेता अपने समूह के सदस्यों से आवश्यक सूचना प्राप्त करता है और तब निर्णय लेता है। सूचना एकत्रित करते समय नेता चाहे तो अनुगामियों को बता सकता है कि समस्या क्या है और ना चाहे तो नहीं। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये, इस श्रेणी में दो प्रकार की शैलियाँ होती हैं। पहला तो नेता या प्रबंधक जो भी है, मैनेजमेंट में जो भी है, वो सूचनाओं का प्रयोग करके निर्णय करे। जो भी सूचना मतलब मिली है, जो भी साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर क्या सही है क्या गलत है, उसके आधार पर निर्णय ले। और दूसरा ये कि नेता अपने समूह, जो उनके मतलब कि मैनेजमेंट में जो मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा मिली सूचनाओं के आधार पर निर्णय ले। सूचनाएं जो भी मिलती हैं या फिर एकत्रित करते समय नेता चाहे तो मतलब लोगों को बता सकता है कि समस्या क्या, और चाहे तो नहीं भी बता सकता। तो क्या ये एक तानाशाही या निरंकुश प्रक्रिया है। दूसरा है परामर्शवादी प्रक्रिया। इस श्रेणी में भी निम्नलिखित दो नेतृत्व शैलियाँ होती है। पहला, यह शैली उस नेता की ओर संकेत करती है जो मुख्य सदस्यों के सहयोग से निर्णय लेता है। इसमें वह एक एक से व्यक्तिगत रूप से अनेक विचार एवं सुझाव लेता है, ना कि समूह में। इस प्रकार सूचना एकत्रित करके उनके आधार पर निर्णय लेता है। उसमें क्या था कि समूह के सदस्यों से सूचनाएं ग्रहण करके एकत्रित करके निर्णय लेता था। इस शैली में क्या है कि एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत जाकर मिलता है, समूह में सुझाव नहीं लेता। दूसरा क्या है, इस शैली में नेता किसी गोष्ठी में समूह में सदस्यों के साथ समस्या पर विचार करता है तथा गोष्ठी में ही उनकी सलाह से निर्णय लेता है। इस शैली में क्या होता है कि डिबेट के द्वारा ही समस्या पर विचार किया जाता है और डिबेट करके ही यानी वाद विवाद करके ही उन गोष्ठी के संबंध में निर्णय लिया जाता है। व्रूम तथा यैटन शैली। व्रूम तथा यैटन शैली का प्रासंगिकता सिद्धांत नेतृत्व शैली का व्यवहारिक शब्दों में वर्णन करता है। जिस प्रकार की शैली किसी विशिष्ट स्थिति में अधिक उपयुक्त होगी, इसके निदान के लिए नेतृत्वकर्ता को अपने आप से 7 प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में मांगने चाहिए। इन उत्तरों से पता चलेगा कि वह परिस्थिति कैसी है। परिस्थिति की प्रासंगिकता के निदान के पश्चात ऐसी शैली को खोजने का प्रयास किया जाता है जो सर्वाधिक उपयुक्त हो। मतलब इस शैली के, व्रूम और यैटन की शैली के अनुसार क्या है, प्रासंगिकता के सिद्धांत पर नेतृत्व
जो शैली इन्होंने प्रसारित की। मतलब इस शैली के अनुसार नेतृत्वकर्ता जो होता है वो अपने से कुछ प्रश्नों या 7 प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में मांगता है। यदि इन उत्तरों से पता चलेगा कि परिस्थिति कैसी है कैसी नहीं है, बेसिकली इस शैली के अनुसार जो नेतृत्वकर्ता होगा वो आत्म साक्षात्कार करके परिस्थितियों के संबंध में लेगा, परिस्थितियों के संबंध में फैसला करेगा। जबकि आज के दौर में ऐसी शैलियाँ कम ही उपयुक्त की जाती हैं। प्रासंगिकता सिद्धांत के नेतृत्व की 4 मूल शैलियाँ: निम्नकार निम्न संबंध शैली, निम्नकार उच्च संबंध शैली, उच्चकार निम्न संबंध शैली, उच्चकार उच्च संबंध शैली। ये शैलियाँ ब्लैक तथा माउंटेन के द्वारा दिए गए सिद्धांत प्रबंधकीय जाल की अवधारणा के अंतर्गत है। प्रभावशाली शैलियाँ: कार्यकारी शैली, इसका तात्पर्य कार्य तथा व्यक्ति दोनों के लिए अत्यधिक संबद्धता है। जो प्रबंध शैली का प्रयोग करता है वह कर्मचारियों के लिए अच्छा प्रेरणा स्रोत होता है। वह उच्चता निर्धारित करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानता है तथा संस्था के सुपरिभाषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए टीम प्रबंध को प्रयोग में आता है। इस प्रकार की शैली में क्या होता है कि जो कर्मचारी होता है वो जो नेतृत्व करता होता है वो कर्मचारियों के लिए अच्छा श्रोता होता है, उन्हें उच्च स्तर प्रदान करता है और उनकी विभिन्नताओं और आवश्यकताओं को पहचानता है। संस्था के सुपरिभाषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए टीम मैनेजमेंट को प्रयोग में लाता है। नौकरशाही शैली, इस शैली में कार्य एवं व्यक्ति दोनों से कम संबंध होता है। इस शैली का प्रयोग करने वाले प्रबंधक मुख्य रूप से नियमों में रुचि रखते हैं। वे नियमों, परिनियमों तथा आदेशों में निहित शक्ति एवं सत्ता का प्रयोग कर परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि नौकरशाही शैली से ही पता चलता है कि मतलब जो प्रबंध करता होता है इसमें ऑर्डर पास कर देता है और कर्मचारी का कार्य होता है करना। तो बेसिकली ये शैली नियमों और परिनियमों पर आधारित है। विकासात्मक शैली, यह शैली व्यक्ति से अधिकतम संबंध तथा कार्य से न्यूनतम है। इस शैली का प्रयोग करने वाला प्रबंधक व्यक्तियों में विश्वास रखता है एवं उसका मुख्य संबंध को व्यक्ति के रूप में विकसित करने से होता है। इस शैली में क्या होता है कि जो नेतृत्व करता होता है उनका संबंध केवल व्यक्तियों से होता है और उनका व्यक्तिगत विकास करने से उनका मुख्य उद्देश्य उनका व्यक्तिगत विकास करना होता है। हितकारी निरंकुश शैली, इस शैली में कार्य को सर्वाधिक तथा व्यक्ति को कम से कम महत्व दिया जाता है। इस शैली का प्रयोग करने वाले प्रबंधक यह जानते हैं कि वे क्या चाहते तथा उसे बिना विरोध उत्पन्न किए कैसे प्राप्त कर सकें। मतलब इसमें क्या होता है कि प्रबंधकर्ता को पता होता है कि वो क्या करना चाहता है और बिना किसी के विरोध उत्पन्न किए वो अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर लेता है। अप्रभावशाली शैलियाँ, समझौतावादी शैली, यह शैली एक ऐसी परिस्थिति में कार्य तथा व्यक्ति दोनों को ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समझाती है जिसमें या तो किसी एक पर बल देने की आवश्यकता है अथवा किसी पर भी नहीं। इस शैली का प्रयोग करने वाले अच्छे नेता नहीं माने जाते तथा आसानी से दूसरों के दबाव में आ जाते। जैसे कि समझौता शब्द से ही पता चलता है कि एडजस्टमेंट, हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस शैली के नेता होते हैं वे अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि किसी के भी दबाव में आके समझौता कर लेते हैं। तानाशाही शैली, इसका तात्पर्य कार्य से है, अत्यधिक संबद्धता तथा व्यक्ति से न्यूनतम, जबकि परिस्थिति ऐसी है कि दोनों में एक भी उपयुक्त नहीं है। ऐसे नेता को दूसरे में विश्वास नहीं होता, उसकी रुचि केवल कार्य को पूरा करने में रहती तथा वह व्यक्तियों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। जैसे कि पता चल रहा है तानाशाह, तो इसमें जो नेतृत्व करता होता है वो स्वयं ही तानाशाह होता है, उसको दूसरों पर विश्वास नहीं होता। वो उनका मेन फोकस क्या होता है कि हमें कार्य को पूरा करना है, वो दूसरे व्यक्तियों की बिल्कुल नहीं सुनते। मिशनरी शैली, इस शैली में व्यक्ति के लिए अत्यधिक तथा न्यूनतम संबद्धता, जबकि परिस्थिति ऐसी है जिसमें इनमें से कोई भी व्यवहार उपयुक्त नहीं है। इस शैली का प्रयोग करने वाला नेता सदैव समझौते करने में मूड में रहता है जिससे संस्था में सामंजस्य बना रहे। ये भी वही है कि हाँ, सिचुएशन जैसा हो उसके हिसाब से देखकर समझौता कर लेते हैं जिससे कि संस्था में सामंजस्य या शांति बनी रहे। पलायनवादी शैली, इसका तात्पर्य यह है कि कार्य तथा व्यक्ति दोनों से न्यूनतम संबद्धता, जबकि परिस्थिति में दोनों में से कोई भी उपयुक्त नहीं है। सामान्यतः ऐसे नेताओं में संस्था तथा कार्य के प्रति तटस्थता पाई जाती है तथा संलग्नता का अभाव रहता है। तो आशा करती हूँ आज को आपका वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम शैक्षिक नियोजन के बारे में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे शैक्षिक नियोजन के बारे में। शैक्षिक नियोजन क्या है, शैक्षिक नियोजन की कार्यक्षेत्र आवश्यकता क्या है, संस्थागत नियोजन क्या है और भी कौन कौन से नियोजन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए
धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के कंटेंट के लिए।